नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी। देखिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम, रेलवे का ही नहीं, एसएससी, सीजीएल, जो भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम लीजिए, यूपी पीएससी ले लीजिए, यूपी पीसीएस ले लीजिए, आरओ एआरओ और भी बहुत सारे एग्जाम है। देखिए, यूपी पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी है। अफवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए। मतलब कि रिवर, हमारे देश में देखते हैं कितनी सारी नदियाँ हैं। 4,000 से ज़्यादा नदियाँ हमारे देश में हैं। उससे भी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 4,000 तक का गणना मतलब एक माना जाता है कि हाँ, इतने सारे। तो मतलब कि रिवर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। वहाँ का रहन सहन देखिए, आपको अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो है सिविलाइजेशन, जो हमारे हमारे देश में क्या पूरा वर्ल्ड में कहीं भी सिविलाइजेशन मिला तो वो नदी के किनारे से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक, क्योंकि नदी से आपको जल मिलता है। आप वहीं पर रहना चाहेंगे जहाँ आपको पानी मिले, खाना मिले, और कहीं आप ऐसा जगह नहीं रहना चाहेंगे जहाँ पर आपको भूखे रहना पड़े। ठीक, तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है आज का क्या है, ड्रेनेज सिस्टम। हम इसमें सभी नदियों का, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम में आप देखिए यहाँ पर जैसे इमेज बना हुआ है, किसका है इमेज ये? तो ये है गंगा रिवर सिस्टम का। गंगा निकली, कहाँ से निकली, कैसे कैसे आई, उसकी राइट ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, मतलब कि दायां साइड का उसका सहयोगी नदी और बाएं साइड की सहयोगी नदियों को सभी कुछ इसमें आप देख सकते हैं। तो इसी को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कौन कौन सा मेन मेन चीज़ें हैं, क्या है। जैसे गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 28 डिस्ट्रिक्ट होकर गुजरती है, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें हम सभी इसमें देखेंगे। तो आप लोगों से स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। एक अपने सब्सक्राइबर के बगल में मिलेगा बेल आइकन, इसको आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि जो भी चीज़ें जब मैं इसमें अपलोड करूँगा, जो भी अपलोड करूँगा एग्जाम ओरिएंटेड करूँगा, तो ये डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाया करेगा। तो आपको इससे अच्छा फ़ायदा होगा। आप एक बार देखिए तो यार, फ्री का मिल रहा है, उसका फ़ायदा उठाइए। देखिए, प्रमुख नदियों की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर भारत में नदियों का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर उत्पत्ति की बात करें यानी कि ओरिजिन के आधार पर। तो कहाँ कहाँ से ओरिजिन होता है? जैसे एक जो है उत्पत्ति, मतलब क्या हो गया, ओरिजिन। कहाँ से ओरिजिन था? एक तो हिमालय की नदियाँ, आपने देखा होगा अपना प्यारा भारत। ये थोड़ा सा फिगर जो है, मतलब कि मैप थोड़ा गड़बड़ बन गया, चल चलेगा, मैं ऐसे रफ फिगर बना रहा हूँ। तो ये हमारा हिमालय के, ये ऐसे करके हिमालय आ जाती है। ठीक, तो ये हिमालयन का रिवर कुछ हो गया। और उसके बाद इधर जस्कर, लद्दाख, काराकोरम रेंज भी है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर रेंज भी है। ये सब चीज़ से भी नदियाँ निकलती हैं। तो हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो इधर का नीचे है, प्रायद्वीप वाला रीजन, इधर की कुछ नदियाँ इधर निकल जाती है, कुछ नदियाँ इधर निकल जाती है। ये सब चीज़ें हो गया, दो चीज़ें। हिमालयी हिमालयी अपवाह तंत्र की अगर बात करें, यानी कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। इस तंत्र में हिमालय और ट्रांस हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियाँ। देखिए, ट्रांस हिमालय में आपका कौन कौन आता है? तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, सीक्वेंस भी पूछ लेता है कई बार। ऊपर काराकोरम है, नीचे लद्दाख है, और उसके नीचे जस्कर है। इस तंत्र में हिमालय और ट्रांस हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियों को शामिल किया जाता है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हिमनदों, हिमनदों मतलब ये ग्लेशियर की बात हो रहा है, हिमनदों तथा मानसूनी वर्षा से जल प्राप्त करने के कारण इन नदियों में वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है। इसी कारण इसे बारहमासी, ठीक, बारहमासी नदी कहते हैं। मतलब कि 12 माह इसमें पानी रहता है। जैसे गंगा नदी देखते होंगे, कभी सूखता है? वो अलग बात है, सूखने के कगार में रहता है, लेकिन पानी उसमें बहता रहता है। ठीक, यमुना नदी, पानी बहता रहता है। लेकिन यही अगर आप दक्षिण साइड में जाइएगा, साउथ इंडिया में, इधर रीजन में, तो इधर आप देखेंगे कि यही चीज़ें जो है, नदियाँ में पानी की मात्रा कम, मतलब यहाँ एकदम सूख जाती है। कुछ समय तक तो ये सूख भी जाती है, जैसे कि अप्रैल, मार्च अप्रैल के टाइम में देखिएगा, फिर बरसात होती है, फिर शुरू हो जाती है। यही कारण है। ठीक, हिमालय अपवाह तंत्र के ऊपरी क्षेत्र में युवा अवस्था में गार्ज। अब देखिए, गार्ज मतलब क्या हुआ कि दो, ये हो गया हमारा चट्टान, ये पूरा चट्टान है, पहाड़ी है। इसके बीच में नदी जा रही है, नदी जाकर के पहले से ऊपर से जा रही थी, फिर धीरे धीरे काटते 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 एकदम नीचे कर दी, यानी कि ये गड्ढा टाइप कैसे बन गया, ये ऐसे है, अब ये ऐसे हो गया। ये हो गया क्या है, एक गॉर्ज हो गया। ठीक, गार्ज में गार्ज, वी आकार की घाटियां, तीव्र ढाल, झरने आदि मिलते हैं। ये सब पूछ लिया जाता है कि कौन से, मतलब कि कौन से अपवातन में मिलेंगे आपको, हिमालयन में या साउथ इंडिया का, ये सब चीज़ें, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, तो आपको कहाँ बताना है, हिमालयन रिवर में। जबकि मैदानी क्षेत्रों अथवा मध्य भाग परिपक्व अवस्था में है। मतलब ये परिपक्व मतलब क्या हो गया कि स्टेबल अवस्था में ये सपाट घाटियों, गोखुर झीलों, बाढ़ के मैदानों, अव्यवस्थित चैनल और नदी के मुहाने के पास डेल्टा जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण देखने को मिलता है। मैदानी क्षेत्रों में, अब देखिए, मैदानी क्षेत्रों से जब जाती हैं नदियाँ, मैदानी क्षेत्र में, जैसे गंगा रिवर ले लीजिए, इधर से निकलते हुए गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के जब ये मैदानी क्षेत्र में एंटर करती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये अपना इधर से तो आई तेजी से,
और यहाँ पर जब जदीद आई तो जितने भी चीज़ें हैं अपने साथ सेडिमेंट यानी कि अवसादों को लेते हुए आई, लेकिन जब ये प्लेन में इंटर की तो प्लेन में इसका स्पीड थोड़ा कम हो गया, थोड़ा धीरे धीरे चलने लगी, जिससे क्या है बहुत सारे सेडिमेंट जो भी बड़े बड़े सेडिमेंट थे वो सब इधर धीरे धीरे छूटने चले जाते हैं। और यही छूटते छूटते क्या है, आज जो भी हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इस सब में जो भी प्लेन मैदान दिख रहा है ना, वो वही सब के कारण है बना हुआ है। और ये धीरे धीरे जाता है और बहुत सारे सेडिमेंट लेते हुए भी चले जाते हैं, जा जा करके कहाँ पर, तो बे ऑफ बंगाल में गिरा देती हैं, जहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण होता है। बहुत अच्छा आकृति वहाँ बनाते हैं। अगर दूर से देखा जाए मैप में देखिए, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सर्च मारिए और मैप में देखिए, उसको कितना अच्छा लगेगा देखने में। हिमालय अपवाह तंत्र में मुख्य रूप से 3 मुख्य नदी तंत्र को शामिल किया जाता है। कौन कौन? एक गंगा नदी, दूसरा सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ये जो तीनों नदियां हैं ये एंटीसीडेंट यानी कि क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं, यानी कि हिमालय के उत्पत्ति की पहले की नदी है, ये होता है मतलब। ठीक, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व या एंटीसीडेंट नदी नहीं है, तो आप बोल दीजिएगा गंगा है, सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है वो नहीं है, जैसे मोस्टली नर्मदा देता है या फिर गोदावरी, कावेरी, कृष्णा यही देता है। चलिए नेक्स्ट, सिंधु नदी तंत्र। हम सिंधु नदी तंत्र का पहले बात करेंगे, सिंधु नदी तंत्र को हम कंप्लीट करेंगे। अब इंडस वैली सिस्टम को करने से पहले हम थोड़ा इसको मैप में देख लेते हैं कि रिवर का कैसे क्या स्ट्रक्चर है। तो अब देखिएगा कि ये है हमारा इंडस वैली रिवर, इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस वैली नहीं। इसी के किनारे, इंडस नदी के किनारे जो है मानव का बसाव हुआ था, सिविलाइजेशन का उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उसको इंडस वैली सिस्टम बोल देते हैं। पूरे सिस्टम को ह्यूमन का रहना, जैसे कि इन हड़प्पा की खुदाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई, ये सब जब पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ इंडस। देखिए इंडस रिवर निकलता कहाँ से है, तो आप बोलिएगा चोमायुंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से उत्पत्ति हुई। ये इधर से गया 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 आगे आगे जा जाके फिर घूम टहल के कैसे आया और ये जाके पाकिस्तान में एंटर कर गया। यानी कि इन तीनों रिवरों में से सबसे उत्तर में कौन सी नदी है जो इंडिया से जाती है, पाकिस्तान में मिलती है, तो वो है इंडस। इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि नॉर्थ साइड से आ रही है, मतलब कि इसको हम बोलेंगे राइट साइड की ट्रिब्यूटरी, ये होगी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी। इंडस आपकी ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे बहते हुए आ रही है ना, तो इस साइड राइट हो गया और इस साइड जो होगा लेफ्ट होगा। ठीक, समझ गए होंगे ये बात को। तो राइट साइड की ट्रिब्यूटरी में श्योक नदी है, और श्योक जो है कहाँ से निकलती है, तो नियर सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, उसके बाद फिर आप नीचे आइएगा, देखिएगा तो चेनाब नदी मिलती है। तो इसको सीक्वेंस भी पूछ लेता है कई बार। इंडस के नीचे झेलम, झेलम के नीचे चेनाब, चेनाब के नीचे रवि, रवि के नीचे ब्यास, ब्यास के नीचे सतलुज, इधर लिख देते हैं। इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलुज। ठीक है, ये कहाँ से लिखा, तो मानसरोवर के पास से ही निकलता है ये सब, ये भी ध्यान में रखिएगा। तिब्बत वाले रेंज में चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रहा है हमारा इंडस रिवर, और उसकी नॉर्थ साइड की ट्रिब्यूटरी कौन हो गई, श्योक रिवर। ये श्योक रिवर है, ये ध्यान में रखिएगा। ये देखिए इसके ऊपर ये जो रेंज है काराकोरम, नीचे है लद्दाख, और नीचे जाइएगा जसकर मिलेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें देखेंगे पहाड़ी रीजन में। यहाँ पर है आपका देखिए झेलम नदी, तुलबुल परियोजना इसी में है, झेलम नदी में। ठीक, चुलबुल नहीं तुलबुल बोल रहा था मैं। ये झेलम नदी, फिर झेलम नदी के नीचे चेनाब, चेनाब के नीचे रवि। देखिए चेनाब हो गया और रावी हो गया, ये दोनों एक पास के थ्रू आ रही है। उसके नीचे फिर आता है सतलुज, सतलुज भी एक पास के थ्रू नजर आती है। और उसके नीचे सतलुज एक्चुअल में निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है आपका राकस्ताल, तिब्बत वाले रीजन में राकस्ताल से निकलती है। ठीक, उसके बगल में ही मानसरोवर है, मानसरोवर से देखिए ये वाला पूरा देखिए यहाँ पर, ये हो गया इंडस का, ये हो गया राकस्ताल, राकस्ताल से कौन निकल गया, तो यहाँ से आपका निकल गया सतलज, और उसके बाद मानसरोवर से निकल गया कौन, तो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलुज, बस इसको सीक्वेंस में याद कर लीजिए। सतलुज जो है सबसे नीचे है इंडस रिवर सिस्टम में, सबसे साउथ का नीचे जो होता है, ये सबसे साउथ में कुछ और भी छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं जिसका वैल्यू नहीं है। तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखने के लिए इसमें देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सिंधु की उत्पत्ति कैलाश पर्वत श्रृंखला में 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तिब्बत क्षेत्र में बोखरचू नामक स्थान के निकट एक हिमनद से हुई है। तो बोखरचू नामक स्थान है, हमने ग्लेशियर कौन सा बताया था, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी लंबाई लगभग 3600 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई कितनी है, 2525। ठीक, लेकिन इसकी कितनी है, 3600 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी नदी इंडिया की कौन सी हुई, गंगा ही हुई भाई। जो इंडिया की नदी सबसे बड़ी नदी है भारत की, वो है गंगा, क्योंकि 2525 ये पूरा इंडिया में है, और ये 3600 में ज़्यादातर जो है पाकिस्तान में है, थोड़ा सा इंडिया में है। ठीक है, सिंधु नदी भारत में हिमालयी नदियों की सबसे पश्चिमी नदी है।
भारत में हिमालयन, जो हिमालयी नदी है उसकी सबसे पश्चिमी नदी पूछ लेता है। हिमालयन सबसे पश्चिमी नदी, हिमालयन नदी वो कौन सी हिमालयन नदी है जो सबसे पश्चिम में इंडिया में, तो वो है सिंधु। इस नदी प्रणाली में सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे क्या, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रवि, ब्यास, सतलुज आदि शामिल है। कौन कौन, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, कई बार मैंने बोल दिया। ठीक, ऊपरी भाग में सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां जैसे श्योक हो गया, गिलगित हो गया, जास्कर हो गया, हुंजा हो गया, नुब्रा, सिंगार, सिगार बोलते हैं, अब सिगार पीने वाला नहीं है, ये सिगार का बात हो रहा है, एंड गास्टिंग और द्रास है, द्रास सबसे ठंडा प्लेस। वही इसके निचले भाग में सतलुज, ब्यास, रवि, चिनाब और झेलम नदियां हैं। देखिए उत्तर से ये सब जब मिल रही थी सहायक नदियां जो है ये इंडस की है, बाकी इधर अगर निचले भाग में देखा जाए तो ये सब चीज़ें हैं। पंजाब में ये 5 नदियों का, इसलिए पंजाब 5 नदियों का समूह, लैंड ऑफ 5 वाटर्स या 5 रिवर्स बोल सकते हैं। अंत में सिंधु पाकिस्तान में कराची के पास अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ये कभी कभी पूछ लेता है कहाँ पर मिलती है अरब सागर में, तो वो एक्चुअली वो पाकिस्तान में मिल रही है ना, हम इंडिया के बारे में देख रहे हैं। और बाकी अगर बात किया जाए बाहर का तो भाई और बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, हम पाकिस्तान को क्यों फोकस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो आ गया इधर, ये गंगा और ये है ब्रह्मपुत्र, ये भी आप देख लीजिए मैप में। ठीक, कपूरथला के निकट हारिके में यहाँ पर आकर के ब्यास जो है सतलज में मिल जाती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आते हैं सिंधु। अच्छा, सिंधु नदी के बारे में कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, सब चीज़ें इसमें मिल जाएगा। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट निकलती है, ठीक, अरब सागर में जाके मिल जाती है। उसके बाद सतलुज मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। कहाँ से, राकस ताल, हम लोगों ने अभी देखा था। और ये चेनाब नदी में जाके मिलती है, इधर देखे थे ना मैप में, ये रहा चेनाब नदी। चेनाब नदी इधर से इधर आ रही है और यहीं पर जाकर के सॉरी ये सतलज है जो यहाँ पर मिलती है। ठीक, त्रिम्बकोट करके कुछ सही नाम है वहाँ, रोहतास नदी के नज़दीक से चेनाब में मिल जाती है। और ये मिलती है कहाँ पर, मिठानकोट में। मिठानकोट में मतलब कि आप देखिएगा कि सभी नदियाँ जो है मिलती है, लास्ट में जो है बचती है कौन सा, चेनाब, वो जाकर के गंगा में मिल जाती, सॉरी इंडस में मिल जाती है। ठीक, रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है और चेनाब रोहतांग दर्रे के करीब से निकलती है और चेनाब नदी में मिलती है। और ब्यास, ब्यास और रवि दोनों में जो है रोहतांग के पास से निकलती है। ब्यास जो है जाके सतलज में मिलती है, क्योंकि ब्यास के जस्ट नीचे सतलज है, उसे जाके मिल गई। ये जाकर के रोहतांग किससे मिल गई, चेनाब नदी से। झेलम बेरी नाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर। हमने पीछे वीडियो देखा था ना, सभी झील, लेक, झरना जो भी चीज़ें थे वो सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। तो झेलम नदी जो है वेरी नाग के निकट, कई बार पूछा गया एग्जाम में, चेनाब नदी में जाके मिलती है। ठीक, फिर चेनाब का बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में चंद्र एवं भागा नदियों के मिलने से बनता है। हिमाचल प्रदेश में 2 नदियाँ आती रहती है, अब वो कौन कौन है, चंद और भागा, चंद्रभागा। तो चंद्रभागा ना बोलकर उनको चेनाब के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये भी सिंधु नदी में जाके मिलती है, डायरेक्ट जाके सिंधु में मिलती है चेनाब। बाकी सब जो है आगे इससे मिलती है, लेकिन ये जाके सिंधु से मिलती है। तो यहाँ से सिंधु नदी का काम हो गया। अब देखिए सिंधु नदी में और बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार इसमें पूछ लेता है कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी कहाँ पर वैली यानी कि नैरो वैली या डीप वैली, जॉर्ज कहाँ बनाती है, तो नंगा पर्वत के किनारे। जब सिंधु नदी आती रहती है तो नंगा पर्वत बीच में पड़ता है, वहीं पर वो डीप वैली बना देती है। उसके बाद बात करें इसमें और कुछ, तो एंटीसीडेंट रिवर है, ये आपको बता दिया गया। नॉर्थ ट्रिब्यूटरी में सियोक हो गया जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है, और साउथ ट्रिब्यूटरी में हो गया सब कुछ। एक तरह से रिवीजन आपको करवा रहा हूँ, कुछ चीज़ बचा हो तो आपको इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बस खाली ध्यान से सुनिए बात, तो आपको सभी कुछ याद आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर और चीज़ों की बात किया है, झेलम वेरी नाग से कौन सा निकला था, तो झेलम। उसके बाद बारालाचीला दर्रा से कौन आ रहा था, तो चेनाब। और रोहतांग से कौन आ रहा था, रो से आर से, देखिए रोहतांग, आर से रवि, बी से बारालाचीला, बारालाचा, चा से चेनाब। ठीक, उसके बाद फिर ब्यास कहाँ से, वो भी रोहतांग से निकल रहा था, लेकिन मिलता कहाँ थे, तो सतलुज में मिलता था ये। और रवि किस में मिल रहा था, चेनाब में जाके मिल रहा था। ये सब हो गया। उसके बाद फिर और अगर कुछ देखा जाए, जैसे कि पंजाब को हम बोलते हैं 5 भूमियों का लैंड, पंजाब आपको इधर ही मिलेगा। ठीक, 5 भूमियों का लैंड मतलब सॉरी 5 रिवर की, 5 वाटर बॉडी का। कुछ दोआब बनता है इन दोनों को सभी को मिलने से, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे देखेंगे इंडस झेलम, ठीक, झेलम चेनाब। उसके बाद फिर कौन कौन से है, झेलम, इंडस, झेलम, झेलम, चेनाब, चेनाब, रवि, रवि, ब्यास, ब्यास, सतलुज। अब देखिए 2 नदियाँ जैसे ऐसे बह रही है, ये एक आ रही है, दूसरा ये आ रही है, फिर जाके मिल रही है, तो बीच का ये जो रीजन है, ये रीजन काफ़ी फर्टाइल हो जाता है। यहाँ पर 2 प्रकार के मिलैंड पाए जाते हैं, एक जो नदी के किनारे है, ठीक, एक नदी के किनारे किनारे इसको खादर, और जो ऊपर जो बीच में आ जाता है उस सबको बांगर रीजन हो जाता है। अच्छा, कुछ जो है बहुत नेरो होता है तो पूरा खादर ही रहता है, बांगर रीजन उसमें नहीं पाए जाते हैं।
ठीक, तो यहाँ पर ये जो बीच में है तो इसको हम बोलते हैं दोआब, यानी कि दो रिवर के बीच का लैंड या दो नदियों के बीच का क्षेत्र, स्थल क्षेत्र, उसको हम बोला जाता है दोआब के नाम से जाना जाता है। तो जम्मू झेलम और चेनाब के बीच में एक दोआब है जिसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं चाज, CHAJ, कई बार पूछा गया है, यानी कि चेनाब और झेलम। फिर चेनाब और रवि के बीच में है, उसको क्या नाम से जाना जाता है, चेनाब और रवि में इसको हम बोलते हैं रचना, RECHNA, रचना के नाम से जानते हैं चेनाब और झेलम के बीच के, सॉरी चेनाब और रवि के बीच में। और रवि और ब्यास के बीच में जो है इसको हम बोलते हैं बीस्ट या बेस्ट, व्यस्ट भी बोलते हैं, BAIS भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक, उसके बाद ब्यास और सतलुज के बीच में जो है उसको हम बोलते हैं, सॉरी ब्यास और रवि के बीच में क्या था, ब्यास और रवि के बीच में बरी है, यहाँ पर हो जाएगा बारी, ब्यास और रवि। और इसका ब्यास और सतलुज के बीच में क्या है, बी, ब्यास और सतलुज, बेस्ट, बास्ट भी बोलते हैं, बिस्ट भी बोलते थे कभी कभी। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए चाज झेलम चेनाब, ठीक, उसके बाद फिर रचना चेनाब और रवि, रवि और ब्यास के बीच में बरी, और ब्यास और सतलज के बीच में हो गया बेस्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1960 में क्या हुआ, एक ब्लैंक पेज लेता हूँ रुकिए। तो इधर देखिए क्या है, 1960 में क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक में पाकिस्तान ने क्लेम किया, क्यों, क्योंकि इंडस नदी सिस्टम में डैम बनाया जा रहा था। तो वर्ल्ड बैंक ने फैसला दिया कि भाई देखो 3 नदी जो है, कौन कौन, झेलम, एक इंडस हो गया, उसके जस्ट नीचे झेलम, और उसके जस्ट नीचे कौन सा, चेनाब। पूछ लेता है कई बार इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए, नॉर्थ से साउथ। और एक 3 नदी कौन कौन सा था, जो कि ईस्ट साइड में थी, ये वेस्ट साइड में ज़्यादा इसका रीजन था, इसका ईस्ट साइड में। ये कौन कौन सा नदी हो गई, तो रवि, ब्यास और सतलज। ये 3 नदी और ये 3 नदी, इन तीनों नदियों को वर्ल्ड बैंक ने बोला किया कि इन नदियों में इंडिया अपने हिसाब से काम करे, और इसमें जो है पाकिस्तान को इससे वाटर दिया जाएगा, यानी कि ये नदियों का जो है ऑपरेशन जो है पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा और इन तीनों का इंडिया के द्वारा किया जाएगा। तो पूछ लेता है वर्ल्ड बैंक, क्या बोलते हैं इसको, वाटर ट्रीटी। ठीक, वर्ल्ड बैंक वाटर ट्रीटी या इंडिया पाकिस्तान वाटर ट्रीटी कब हुआ था, तो 1960 में। किसके किसके बीच में था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडस से रिलेटेड है ये। ठीक, अब देखिएगा एक डैम है, क्या नाम है इसको, बगलिहार, बहुत ये न्यूज में रहता था और इसी के कारण सब लफड़ा हुआ था। बगलिहार डैम कहाँ पर है, तो चेनाब नदी में है, चेनाब नदी में है बगलिहार डैम। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर में है ये। अब कुछ और डैम का बात कर ले, जब डैम हम देख ही रहे हैं तो कौन कौन सा डैम का बात करें, जैसे कि पहले में अगर हम भाखड़ा नागल डैम, बहुत आप लोगों ने सुना होगा, भाखड़ा नागल डैम। तो पहली बात तो होता है कि ये कौन से नदी पे है डैम बना हुआ। ठीक, नदी नहर कुछ तो होगा, ऐसे कहाँ से पानी मिलेगा इसको, तो ये है सतलज नदी में। ठीक, और भाखड़ा नांगल का जो रीजन है ये मतलब कि कहाँ कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा भाखड़ा नांगल पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश, ये 2 रीजन में मिलेंगे। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल डैम सतलज नदी में बनाया गया है। ठीक, उसके बाद नथप्पा प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, सतलज रिवर की बात कर रहे हैं तो नथप्पा प्रोजेक्ट ये किसके है, ये भी सतलज नदी पे है नथप्पा प्रोजेक्ट, और ये कहाँ बन रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके बाद फिर आता है ब्यास नदी। ब्यास नदी की अगर हम बात करें या ब्यास रिवर का बात करें, तो ब्यास रिवर में से क्या खासियत है, तो ब्यास नदी में आपको मिलेगा एक डैम, किसका नाम है, पोंग डैम। ये सब देख लीजिए, इसे डैम वगैरह हम एक बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रिवीजन करवा दे रहे हैं क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वही इसमें रिवीजन करवाया जा रहा है। ठीक है, पोंग डैम ये कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। पोंग डैम का एक और नाम है और बहुत ही प्रिय नाम है, मतलब कि फेमस नाम, जिसको बोलते हैं महाराणा प्रताप डैम, महाराणा प्रताप डैम। ठीक, ये हो गया। उसके बाद फिर हम आते हैं रवि नदी। रवि नदी में क्या चीज़ें हैं खासियत, तो रवि नदी में कई सारे डैम हैं, लेकिन इसमें से कुछ का बात करें, जैसे कि रंजीत सागर, अभी कुछ समय पहले ये न्यूज में था रंजीत सागर डैम, तो एग्जाम में पूछने की बहुत सारी संभावना है। क्या है, रवि नदी में, और ये मिलता है कहाँ पर है, तो रंजीत सागर मिलेगा आपको पंजाब। ठीक, उसके बाद फिर आपका मिलता है थिन डैम। देखिए इसी को हम
थिन डैम के भी नाम से जानते हैं, थिन डैम के भी नाम से जाना जाता है रंजीत सागर डैम को। और दूसरा का बात करें तो चेमरा डैम, चेमरा रवि नदी में चेमरा, CHAMER, चेमरा डैम जो है कहाँ पर है, ये भी रवि नदी में, लेकिन ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। ठीक, यहाँ से ये हो गया। और बाकी कुछ चीज़ें देखा जाए, ऐसे में बहुत कुछ चीज़ें हैं इंडस वैली सिस्टम में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम केवल उनका बात करेंगे। उसके बाद इंदिरा गांधी कैनाल, आपने सुना होगा इंदिरा गांधी कैनाल या इंदिरा गांधी नहर, इसको हम राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि कुल मिला जुला के ये है, राजस्थान कैनाल के नाम से भी जानते हैं इसको। और ये कहाँ पर है तो पंजाब, पंजाब वाले रीजन में है। और पंजाब कहाँ पर, हरिके, पंजाब का हरिके में, और हरिके बैरेज भी आपने सुना होगा कई बार। ठीक, तो ये जो नदी है ना, इसमें एक्चुअली पंजाब वाले रीजन में है ये, पंजाब में, और राजस्थान में भी है ये। कोई ऐसा नहीं केवल पंजाब में, राजस्थान में भी नदी नहर जाती है। राजस्थान में इसी के कारण जो है, पानी मिलने के कारण वहाँ पर क्या है कि एग्रीकल्चर का समस्या काफ़ी हद तक दूर किया गया है। ठीक, तो इंडिया का सबसे बड़े कैनाल का संज्ञा मिलती है इंदिरा गांधी कैनाल को। तो हम अगर पूछें आपसे कि हमारे देश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो आप क्या बोलिएगा, इंदिरा गांधी। ठीक, ब्यास और सतलुज रिवर का वाटर मिलता है इससे। इस कहाँ से वाटर लेती है, तो एक तो हो गया ब्यास और दूसरा हो गया सतलुज। ठीक, इन दोनों नदियों से इनको वाटर मिलता है इसमें। और ये थार डिजर्ट में जाता है राजस्थान का। कहाँ से, देखिए पंजाब से निकल रहा है और थार डिजर्ट में, डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान, मरुस्थल, थार डिजर्ट में जा रहा है, राजस्थान पहुंच गया। अब इसमें क्या है, और लॉन्गेस्ट कैनाल का तो मिल ही गया संज्ञा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं। इसमें क्या है, अब देखिए पहले था ब्यास सतलुज, लेकिन अब क्या है, इसमें रवि को भी, रवि नदी का वाटर भी इसमें ऐड कर दिया गया है, जिससे क्या है कि पानी और दूर तक और ज़्यादा लोगों को मिल सके। ठीक, तो कौन कौन सा हो गया, ब्यास सतलुज। सबसे पहले तो सतलुज ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगर ऑप्शन में आए सतलुज तो सतलुज मारिएगा, ब्यास आए, सतलुज आए, रवि आए, तो पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा नदी नहीं है, तो वो पूछेगा तीनों ऑप्शन दे रहा है तो। ठीक है, और ये पूछता है एग्जाम में, एक समय में तो बहुत पूछा जाता था, अभी भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, उसके बाद आते हैं अब चेनाब रिवर। चेनाब, चेनाब में क्या है ऐसे खासियत, तो भैया चेनाब का तो पहली बात उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, आप लोगों ने देख लिया कहाँ पर, बारालाचिला के पास, हिमाचल प्रदेश से ये आया था। और जाकर के चेनाब जाकर के किससे, इंडस से मिला। ठीक, चेनाब ही है जो जाके सीधे इंडस से मिल रहा है, बीच में इधर उधर से दूसरा आके इसको इसके साथ मिल रहा है, लेकिन ये अकेले जाके मिल रहा है। ठीक है, चेनाब, चेनाब के बारे में और कुछ देखा जाए तो इसमें बगलीहार डैम के बारे में हमने तो बता दिया आपको। इसी का बगलीहार डैम के बारे में पाक ने आर्गूमेंट किया था, मतलब आर्ग्यू किया था कि इसका हाइट ज़्यादा है जिसके कारण पानी नहीं मिल रही है। तो वही वर्ल्ड बैंक में जो वाटर ट्रेटी हुआ था, तो जाकर के तीन तीन नदियाँ दोनों लोगों को बांट दिया गया था। और जो है डैम का हाइट, बगलीहार डैम का हाइट 1.5 मीटर क्या है, कम कर दिया गया था। अब जान जाइए ये इतना लंबा है, उसमें से 1.5 मीटर कम कर दिया गया। चलो भाई तुम खुश रहो यार, बच्चों को खुश रखना चाहिए ना। ठीक, वही बात है। अब चेनाब में और है जो एग्जाम में पूछता है, वो कौन है, दलहस्ती डैम। और कौन सा है, बगलियार हो गया, धनहस्ती हो गया, सलाल डैम। और कौन सा डैम है, रणवीर सागर डैम। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। और कुछ अगर बात करें इसमें, अब झेलम में आ जाते हैं। तो झेलम का सप्लाई करता है वाटर कहाँ पर, श्रीनगर में। अब इसी झेलम में जब नदी, हमारी झेलम जो आप देखे थे फिगर में कि नदी ऐसे 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 जा रही थी, ऐसे जा करके ये ऐसे ऐसे करके आ रही थी। ठीक, तो यही क्या है ना, यहाँ पर जब ये ऐसे मुड़ती है तो पानी यहाँ स्थिर हो जाता है, और पानी जो है यहाँ जम जाता है पूरा, और यहीं पर वूलर लेक बनता है। ठीक है, यह लेक बन जाता है जिसको बोलते हैं वूलर लेक। वूलर मतलब बोले तो हमारे इंडिया का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का लेक हो जाता है ये। ठीक, फ्रेश वाटर की बात हो रही है। झेलम का ट्रिब्यूटरी किशन गंगा, किशन गंगा में प्रोजेक्ट चल रहा है एक। किशन गंगा प्रोजेक्ट किस में चल रहा है, तो किशन गंगा रिवर में, जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। तो इंडस वैली सिस्टम यहाँ पर खत्म होता है। इससे संबंधित अब कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, जो क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जब क्वेश्चन पूरा रिवर सिस्टम कर लेंगे तो हम उसका कल क्वेश्चन फिर हम उसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जाने से पहले एक बार फिर से कहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक, जाने से पहले यही कहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या है कि जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँ आपको मिल जाए। कुछ गलत चीज़ें नहीं अपलोड करूँगा यार, सही चीज़ें अपलोड करूँगा उसमें। ठीक, और उसके बाद लाइक कर दीजिए। लाइक कर देंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं, हाँ ठीक ठाक चल रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें। और नहीं समझ में आ रहा है तो भाई बात ही खत्म है।
चलिए नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही।